वेलकम टू हमगेट। तो देखिए, आप देख रहे होंगे एनालॉग सर्किट शुरू करने वाला हूं मैं। क्या शुरू करने वाला हूं? एनालॉग सर्किट। अब इसके पीछे क्या रीजन है? नेटवर्क भी साथ में पढ़ा रहा हूं, साथ में एनालॉग। इसलिए क्योंकि देखो, जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, जो मतलब जितना जल्दी हम सिलेबस कर पाएंगे ना, उतना ही जल्दी हम प्रैक्टिस के लिए टाइम दे पाएंगे। और जो प्रैक्टिस है ना, वही आपकी रैंक और आपकी जो मतलब रैंक होगी, और आपकी जॉब के अंदर जो प्रैक्टिस है वही मेन चीज़ है। तो आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना है। और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम पे आपको अच्छा टाइम मिले प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने सर्किट के साथ साथ ही एनालॉग शुरू कर दिया, ताकि दोनों चीज़ें सही टाइम पे कवर हो जाए। तो ये देखिए, आपको क्या एनालॉग सर्किट्स। अब देखो, सर्किट्स जो मैंने सर्किट थ्योरी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि सर्किट दो तरह के होते हैं। सर्किट कितने तरह के बताए थे मैंने? सर्किट को मैंने बताया था कि सर्किट दो तरह के थे। एक तो था आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक की बात की थी, और एक बात की थी इलेक्ट्रॉनिक की। भाई, एनालॉग पढ़ने से पहले पता तो कर ले एनालॉग आया कैसे, है ना। हर चीज़ का देखो बेसिक फंडामेंटल जानना जरूरी है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है क्या ये एक्चुअली। तो मैं आपको वैसे ही उसी तरीके से एक ही वे में चीज़ों का एनालिसिस लिंक करके पढ़ना सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो भी करो एक दूसरे को लिंक करके करो। और उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोगों के कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो ये क्या इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की अपने कहाँ बात करते हैं? ये एट पावर लेवल पे अपने बात करते हैं ना। मैंने वहाँ बताया था एट पावर लेवल पे अपने बात की थी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एट सिग्नल लेवल, है ना। डब्ली वाले पावर लेवल पे है, इसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सिग्नल लेवल पे। अब जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ना, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, ये सर्किट अपना क्या होगा? इलेक्ट्रिक वाला सर्किट जो होगा, ये पावर लेवल पे, मतलब ये एनर्जी प्रोसेसिंग करेंगे, एनर्जी प्रोसेसिंग। जैसे मोटर हो गया आपका, पावर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो भी कोर सब्जेक्ट होते हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो सारे जो हाई वोल्टेज, इन सब पे, हाई चीज़ों पे काम करते हैं, पावर लेवल पे काम करते हैं, वो एनर्जी प्रोसेसिंग। मतलब एक फॉर्म को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में, जैसे फैन का एग्जाम्पल रहा आपका फैन का। फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी प्रोसेसिंग करता है। बट सिग्नल लेवल पे जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब ये क्या करेंगे? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। किसको? इन्फॉर्मेशन को। एट सिग्नल लेवल पे इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट मैनिपुलेट कर रहे हो। किसको कर रहे हो? एक इंफॉर्मेशन को। तो ये क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन या सिग्नल प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग। अब आप बताइए मेरे को, जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो क्या है? डिजिटल सर्किट है ना। मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन के अंदर डिजिटल है, सब जीरो बना पढ़ते हो, ठीक है। तो वो केस में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ना आपका, जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। अब मैं इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, देखो ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है जाननी कि भैया हमें पता चले एनालॉग आया कहाँ से, एनालॉग होता क्या है, क्योंकि ये पता लगेगा तभी तो अंदर जाएंगे ना। अब मैं अगर इसकी बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये टू टाइप के हैं। एक तो आपका है एनालॉग, जो कि हमें अभी पढ़ने हैं। एक होता है डिजिटल। अपने क्या सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं? एनालॉग। तो अपने को किससे मतलब है? एनालॉग से। तो एनालॉग को जानना है, तो उससे पहले मैं तो चलो डिजिटल आप सीधा याद रखो कि जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड
वंस, ठीक है, वो आपका डिजिटल सर्किट रहता है, वो आपका डिजिटल सर्किट रहता है, ठीक है। और जो एनालॉग सर्किट रहता है ना, एनालॉग सर्किट, अब आपसे मैं पूछूंगा कि एनालॉग है, एनालॉग का बेसिक, एनालॉग को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मैंने ये आपके सामने वेवफॉर्म बनाई, आप कह दोगे सर ये एनालॉग है, देखते ही कह दोगे सर ये एनालॉग है, ठीक है, एनालॉग है। तो इसमें एक मिसकंसेप्शन रहता है, मैं एक छोटी से छोटी आपका ना मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को एकदम बेसिक से समझें। चीज़ों में क्या है कि थोड़ी सी भी ना समझी आ जाती है ना चीज़ें, फिर आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। तो ये क्या है, देखो ये जनरली बच्चे क्या बोल देते हैं कि सर कॉन्टिन्यूस इन एम्पलीट्यूड एंड कॉन्टिन्यूस इन टाइम, इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस इन एम्पलीट्यूड बट कॉन्टिन्यूस इन टाइम। तो आप ये बताइए मेरे को, ये क्या है, ये वाला जो सर्किट है ये क्या है? ये वाला जो वेवफॉर्म है ये क्या है? जैसे ये मैंने मानी 0 और ये मैंने माना 5 वोल्ट। डिस्क्रीट इन टाइम है ना, डिस्क्रीट इन टाइम है ना, ये वाला सर्किट क्या है? डिस्क्रीट इन टाइम है ना, डिस्क्रीट इन टाइम। तो जरूरी नहीं होता, इसके बीच में क्या है, वैल्यू इन्फिनाइट, वीपी और ये वैल्यू इन्फिनाइट होनी चाहिए, ये वैल्यू इन्फिनाइट, ये डिजिटल सर्किट, ये वैल्यू इन्फिनाइट, यहाँ पे दो ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इनके बीच में इन्फिनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस होना जरूरी है, चाहे भले ही टाइम में कंटिन्यूस, टाइम में कंटिन्यूस तो ये भी सिग्नल है, टाइम में कंटिन्यूस तो ये भी सिग्नल है, बट ये डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल है। और बट यहाँ पे दो ही वैल्यू है, एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस नहीं है, तो एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर किसी चीज़ को, सिग्नल को, अगर किसी सिग्नल को एनालॉग बोल रहे हो आप, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वो एम्पलीट्यूड में होना चाहिए कंटिन्यूस, चाहे टाइम में डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस हुआ ना तो उसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक, ये मतलब इसका जो मेन डेफिनेशन रहती है ना, कॉन्टिन्यूस इन एम्पलीट्यूड, कॉन्टिन्यूस इन एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसको अपने एनालॉग सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनालॉग सर्किट, अब देखो ये बात होगी एनालॉग सर्किट की, ठीक है, एनालॉग सर्किट आप समझ गए। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा एनालॉग सर्किट, वो चीज़ भी ज़रूरी है, और क्यों पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ भी जरूरी है। ये माइक का मैकेनिज्म है, ये माइक का मैकेनिज्म मैं बताऊँ तो माइक से मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ जा रही है, इनके बीच में सर्किट लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, जो भी हो रहा है ना, ये सर्किट्स हैं। वो क्या है, वो मैकेनिज्म ही नहीं पता है, और आप उसके अंदर की चीज़ें पहले ही पढ़ रहे हो तो गुनगान गा रहे हो, कोई मतलब नहीं ना। पहले चीज़ों के बारे में पता तो करो कि क्या 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 चीज़ें जुड़ रखी है वहाँ पे, ये सारी डाटा ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, कैसे सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें पहले जानो से ही, क्या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं बीच में, क्या क्या है, तो इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है कि एनालॉग सर्किट्स मेरा कहाँ कहाँ यूज आएगा, डिजिटल सर्किट्स मेरा कैसे यूज आता है, ये कैसे जानेंगे तभी तो उसके अंदर का समझ में आएगा। अब ये कैसे ही नहीं पता है तो उसके अंदर की चीज़ें पढ़ने का मतलब क्या है। तो एनालॉग का सिलेबस शुरू करने से पहले मैं एनालॉग सर्किट कौन से होता है, कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड होता है, सिर्फ ये याद रखो, कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड होगा वो एनालॉग होगा सिग्नल, ठीक है। तो ये बात होगी, इसकी बेसिक जो आइडिया है ना वो बताने के लिए ये सब मैंने बताया है, ठीक है, बेसिक आइडिया मैंने बताने के लिए आपको बताया है। अब मैं अगर बिल्डिंग ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करूं जितने भी हैं उनकी मैं बात करता हूं। ये आप लोग नोट कर लिया, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए या पॉज करके कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब एनालॉग सर्किट्स है ना, देखो चीज़ों को समझना सीखो, चीज़ों को समझोगे ना आप लोग, चीज़ों को समझोगे कैसे हैंडल करना है, कैसे मतलब पढ़ने का तरीका सीखो यार, पढ़ने का तरीका सीखो। नॉलेज सबको सेम रहती है, नॉलेज सबको सेम रहती है, बस तरीका रहता है उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, वो कैसे चीज़ें अप्लाई करते हैं। अगर अपने को वो पता लग गया कि अपने कैसे चीज़ को समझ के एनालाइज करके सॉल्यूशन निकालना है, तभी तो अपना सारा कुछ होगा ना। तो एनालॉग सर्किट्स को समझने के लिए जो ब्लॉक्स आते हैं वहाँ पे डिजिटल सर्किट्स, तो एक मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ आपका, एक मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ।
एक मैं मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ। जैसे माइक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, माइक है ना मेरा, इस माइक का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीच बोल रहा हूँ, एक्वेस्टिक फॉर्म है, ये एक्वेस्टिक साउंड की फॉर्म में है। तो ये इधर माइक है मेरा, ठीक है, ये मेरा माइक हो गया, ठीक है। अब माइक है, माइक में क्या है मेरा, एक्वेस्टिक फॉर्म में सिग्नल है, एक्वेस्टिक फॉर्म में है। माइक है, यानी मैं बोल रहा हूँ, यानी स्पीच, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इस माइक से, अब माइक को, अब मैं बोल रहा हूँ, ये इस माइक का काम क्या है, इस स्पीच को, मेरी जो बोल रहा हूँ मैं, इस स्पीच को किस पे कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। और ये माइक किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे जो चीज़ों को, मतलब जो सेंस करके ट्रांसड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, छोटी कम वोल्टेज आती है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर वाले सर आपको पढ़ा रहे होंगे ये सारी चीज़ें, कि माइक के अंदर क्या सेंसर लगा रहता है, डाईफरगम वगैरह ये सारी चीज़ें मिला के, यहाँ पे कैपेसिटिव सेंसर वगैरह डाईफरगम लगा के, वो सारा प्रिंसिपल इसके अंदर जो रहता है वो आप सेंसर ट्रांसड्यूसर में पढ़ोगे, ठीक है। ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है। अब ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो भी अपनी दूसरी एनर्जी होती है उसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, ये या तो आपकी वोल्टेज में आ सकती है या आपकी करंट में आ सकती है, दो ही है इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म। तो अपने जो आ रही है वो किस में आ रही है, वोल्टेज में आ रही है, तो ये वोल्टेज में आ रही है, ठीक है। तो इसको करंट को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अपने जो यूज में ले रहे हैं अभी वोल्टेज, माइक की बात कर रहा हूँ ना। तो ये जो आएगा ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो ट्रांसड्यूसर से जब भी आउटपुट आता है वो बहुत ही छोटा आता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ट्रांसड्यूसर में देखोगे आप कितना होता है, फ्यू हंड्रेड माइक्रोवोल्ट्स, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोवोल्ट्स, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोवोल्ट आता है, ठीक है। आपका ये चीज़ समझ में आई आपकी। अब ये अगर स्मॉल सिग्नल है, अब इसके बाद में क्या डिजिटल प्रोसेसिंग हो रही है ना, इसके बाद क्या मैं इसको डायरेक्ट डिजिटल में दे सकता हूँ क्या, डायरेक्ट डिजिटल सर्किट, डिजिटल चीज़ हो रही है आगे, क्या ये डायरेक्ट डिजिटल सर्किट में जा सकता है क्या। यहाँ पे अगर आपका डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, तो क्या ये डायरेक्ट जा सकता है क्या। जैसे मैं बात करूँ, ये जो स्पीच लिया है मैंने, वो ये मान लो आप, ये 0 है, ये 5 है, 5 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है। अब आपको पता है कि डिजिटल सर्किट्स में लेवल्स पे काम चलता है ना, क्वांटाइजेशन अगर आपने पढ़ा हो तो लेवल्स में काम चलता है, कम्युनिकेशन के अंदर आता है ये सब, और इसमें डिजिटल में भी आता है क्वांटाइजर का रोल। तो 0 से अगर मान लो ये एक बेसिक लेवल मान के चल रहा हूँ मैं 2.5, और 2.5 से 5 वोल्ट, ठीक है। जब 0 से 2.5 होगा उसको अपने 0, क्योंकि डिजिटल में 0 और 1 की फॉर्म ही होती है इन्फॉर्मेशन, तो 0 कंसीडर करेंगे। बट 2.5 से 5 वोल्ट होगा उसको अपने 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब ये बहुत ही स्मॉल माइक्रोवोल्ट में आ रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, ये सारी वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे 0 0, बहुत स्मॉल है ना, 0 0, तो ये तो नल वॉइड हो गया ना, नल हो गया ये तो डिजिटल सर्किट में डायरेक्ट भेज सकते हो क्या इसको, डिजिटल सर्किट में डायरेक्ट नहीं भेज सकते, डायरेक्ट नहीं भेज सकते, डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरी स्मॉल है इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए एम्पलीफाई मतलब बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना है तो वहाँ पे आपका क्या काम आएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज सिग्नल है इसलिए वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट होता तो करंट एम्पलीफायर, तो वोल्टेज एम्पलीफायर। ये वोल्टेज एम्पलीफायर लिया मैंने यहाँ पे, इसका गेन मैंने मान लिया A है, क्योंकि एम्पलीफायर क्या गेन इंक्रीज है, गेन इंक्रीज कर देता है। तो ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये VT था तो ये AVT हो गया। यहाँ डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, ये डायरेक्ट जा नहीं सकता, तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से A से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये AVT हो गया, ठीक है, AVT हो गया आपका। अब जो
सिग्नल जो आएगा ना, एक्चुअली ये मैं चलो यहाँ पे सिग्नल मान लेता हूँ, जो वीटी है ना आपका, वो ऐसे कुछ वेव फॉर्म है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, बहुत छोटी है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। अब जो आया वो सिग्नल उसका शेप से उसकी एम्पलीट्यूड में आ जाए, बट शेप सेम रहनी चाहिए। एम्पलीफायर में शेप सेम, एम्पलीट्यूड चेंज होगा सिर्फ, उसको साइज को बड़ा कर देगा, बट उसका जो शेप होगा सेम होगा। वो किससे डिसाइड करेंगे अपने? फिर उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे एक एंटी एलियासिंग फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि डिस्टोरेशन ना आए। एंटी एलियासिंग फिल्टर, एंटी एलियासिंग फिल्टर, जो कि आपका लो पास फिल्टर होता है, जनरली लो पास फिल्टर रहता है, ठीक है, जो कि आपका लो पास फिल्टर रहता है जनरली, ठीक है। एंटी एलियासिंग फिल्टर हो गया आपका। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी एलियासिंग आएगा ना, मतलब अलग से कोई भी डिस्टोरेशन आ रहा है उसको हटा देगा और इसकी शेप को चेंज नहीं होने देगा। अब ये बात आ गई। अब चलो आगे अपने को इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। इसको एम्पलीफाई तो कर लिया, उसके लिए अपने क्या करते हैं, अपने को जरूरत पड़ी है सैंपल एंड होल्ड सर्किट की। अब डिजिटल में चेंज करना तो डिस्क्रीट इन टाइम भी करना पड़ेगा, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड भी करना पड़ेगा, तब जाके डिजिटल में चेंज होगा ना। दो ही फॉर्म, 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करना है, तो डिजिटल में चेंज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सैंपल और होल्ड सर्किट, जो क्या करेगा आपका, इसको टाइम के अंदर पहले तो इसको टाइम में डिस्क्रीट कर देगा ये, है ना। अभी डिजिटल नहीं होगा, इस दोनों में एम्पलीट्यूड में भी होना चाहिए, तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट। बट प्रैक्टिकली जो होता है ना, ये तो अपने यहाँ पे ले रहे हैं, प्रैक्टिकली इसका नाम जो होता है ना, वो होता है प्रैक्टिकली अपने इसको सैंपल होल्ड सर्किट नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिकली इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, प्रैक्टिकली इसको दूसरे नाम बोलते हैं, ट्रैक एंड होल्ड बोलते हैं, ट्रैक एंड होल्ड। सैंपल एंड होल्ड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ट्रैक एंड होल्ड करता है, तो इसलिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सैंपल एंड होल्ड सर्किट ने क्या किया, उसी सिग्नल को इसने क्या कर दिया, सैंपल एंड होल्ड सर्किट ने डिस्क्रीट इन टाइम कर दिया, डिस्क्रीट इन टाइम कर दिया, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वांटाइजर, मैंने बताया ना, क्वांटाइजर, ठीक है। ये क्वांटाइजर लगाना पड़ेगा जो इसको एम्पलीट्यूड में डिस्क्रीट कर देगा, एम्पलीट्यूड में। अब इसके बाद जो आएगा ना सिग्नल, वो आपका डिजिटल सिग्नल आएगा 0 या 1 की फॉर्म में, 0 1 कुछ भी। फिर इसको एनकोड करना पड़ेगा, एक एनकोडर की जरूरत पड़ेगी ना इसको, एक एनकोड करने के लिए, समझने के लिए, तो फिर एनकोडर लगा रहेगा, एनकोडर लगा रहेगा। अब ये एनकोडर क्या करेगा आपका, इसने एनकोड कर दिया इसको, ठीक है, इस सिग्नल को एनकोड कर दिया, ठीक है, इस सिग्नल को एनकोड कर दिया इसने। एनकोड करने के बाद में यहाँ पे क्या लगा रहेगा आपका, माइक्रो प्रोसेसर और डीएसपी या माइक्रो प्रोसेसर, वो इसको क्या कर देगा, एक सीक्वेंस में अरेंज कर देगा, 0 1 1, ठीक। जो ये हुआ है ना यहाँ पे, इसे डिजिटल सर्किट में डायरेक्ट भेजने से पहले ये जो प्रोसेस हुई है, ये जो प्रोसेस हुई है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है उसको सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट बोल रहे हैं, अपने सिग्नल की कंडीशनिंग कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, वो जो भी प्रोसेस हो रही है वो उसके बाद में हो रही है, ठीक है। अब डीएसपी माइक्रो प्रोसेसर आया, अब जो ये जो आवाज़ आएगी वो लाउड स्पीकर में आएगी ना। अब लाउड स्पीकर में आएगी, चलो लाउड स्पीकर में डिजिटल सिग्नल आएगा या एनालॉग आएगा, तो वापस एनालॉग आएगा ना, लाउड स्पीकर है उसमें वापस एनालॉग सिग्नल जाएगा। तो अगर एनालॉग सिग्नल जा रहा है वापस, तो इसको मेरे को वापस डिजिटल टू एनालॉग करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको वापस डिजिटल से एनालॉग करना पड़ेगा। अब इसको डिजिटल से एनालॉग अगर मैं करूँगा, इसको वापस अगर मैं डिजिटल टू एनालॉग करूँगा, डिजिटल से मैंने एनालॉग कर दिया, अब डिजिटल से एनालॉग किया मैंने, तो उसके बाद में ये कैसा आ जाएगा, स्टेप साइज, ऐसे स्टेपों में, स्टेप स्टेप स्टेप। अब वो होता है D2A का ऐसे ही आता है,
ठीक है, स्टेप के अंदर आता है, ठीक है। ये आएगा D2A कन्वर्जन के बाद में जो आउटपुट आएगा ना वो ये आएगा। अब अगर जो ये स्टेप साइज के अंदर जो आउटपुट आ रहा है आपका, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग है ना। अब ये मैं आपका इधर से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे उधर नीचे ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो मिक्सअप हो जाएगा, इससे अच्छा इधर लिख दो। तो डिजिटल से एनालॉग वाला है ना, उसको मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ये है, ये डिस्क्रीट है, इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा जो इसको स्मूथ कर देगा। लो पास फिल्टर लगाऊंगा जो इस सिग्नल को स्मूथ कर देगा, जो इस सिग्नल को स्मूथ कर देगा। पहले स्टेप साइज में था, इसको स्मूथ कर दिया। अब सिग्नल जो आया ये डायरेक्ट दे पाऊंगा कि ये स्मॉल सिग्नल है ना, स्मॉल सिग्नल है तो एनालॉग में स्मॉल, बट इसको वापस से एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पावर एम्पलीफायर। उसके लिए क्या लगाएंगे, पावर एम्पलीफायर। पावर जो इसको एम्पलीफाई कर देगा, पावर एम्पलीफायर जो इसको एम्पलीफाई कर देगा, और लास्ट के अंदर सिग्नल आपका लाउड स्पीकर के पास जाएगा। लास्ट में देखो ये सारी चीज़ें ना कोई नहीं बताता है, इसलिए नहीं बताता क्योंकि स्टूडेंट की नॉलेज में नहीं रहती है। तो पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये आपका हो गया लाउड स्पीकर, ये हो गया आपका लाउड स्पीकर। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि यार हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कौन कौन से सर्किट्स आएंगे। अब डिजिटल सर्किट से पहले सिग्नल कंडीशनिंग आती है, अब उसमें एनालॉग। अब इसमें देखो आप ज़्यादा आपको एनालॉग सर्किट्स दिखेंगे, सब कुछ डिजिटल है आज के टाइम में, सब कुछ फ़ोन में सब चीज़ें डिजिटल पढ़ रहे हैं। पर फिर भी देखो यहाँ पे डिजिटल दो ही जगह आया है। आपने देखा होगा कि जब डिजिटल में बात की है तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीन ही चीज़ें आई हैं जो डिजिटल का काम कर रही है। बाकी हर जगह सिग्नल एनालॉग है, बाकी हर जगह सिग्नल एनालॉग की फॉर्म में है, फिर भी ज़्यादा डिजिटल को दिया जाता है। क्योंकि डिजिटल क्या रहता है, डिजिटल एक एक चीज़ का अपने को आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल हो रखा है, वो डिजिटल सर्किट्स के अंदर आपको पता लगेगा, ठीक है, क्या है डिजिटल का फ़ायदा, क्या सब कुछ। तो ये मैंने एक प्रोसेस बताई है जो जनरली हर चीज़ में फॉलो करते हैं। अपने ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं, अपने ट्रांसड्यूसर इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने इसको, ये पूरा एक सिस्टम है ना, एक पूरा सिस्टम मैकेनिज्म है, इसको फॉलो करने के लिए ये अपने एनालॉग पढ़ रहे हैं, इसमें एम्पलीफायर पढ़ेंगे, फिल्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे एनालॉग सब्जेक्ट आ गया आपका, ठीक है। यहाँ ये क्वांटाइजर और सैंपल एंड आउट सर्किट है, ये आपका डिजिटल सब्जेक्ट आ गया ना। तो ये जो अपने बोलते हैं ना कि ये सारे सब्जेक्ट कॉमन है, इसी इंस्ट्रूमेंटेशन और इसमें आपके इलेक्ट्रिकल में, इसलिए कॉमन है क्योंकि ये सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो एक इसके मैकेनिज्म में आते हैं, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। पावर एम्पलीफायर है तो ये मतलब पावर नाम आ गया, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे तभी तो अपने को पता लगे। ये इसीलिए तीनों ब्रांचों को साथ में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं, क्योंकि इनका मैकेनिज्म, हर चीज़ की प्रोसेसिंग का एक मैकेनिज्म है। और जो आप नहीं जानोगे तो आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका मतलब नहीं। एक सिलेक्शन करवाना है तो चीज़ों को, कंसेप्ट को ग्रेसअप करना पड़ेगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा उसको ना, चीज़ों को एकदम अंदर से समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये पूरा मैंने मैकेनिज्म समझाया। इसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, एनालॉग सर्किट्स को अपने कैसे चलेंगे। ये सारा तो मैंने बेसिक आइडिया बता दिया आपको, जो कि कभी कोई बताए नहीं बताए, बट आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, ठीक है, और पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको वापस से एक बार बताऊं, देखो माइक था सेंसर ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सिग्नल था, बहुत स्मॉल था तो डायरेक्ट डिजिटल सर्किट में नहीं दे सकते, सिग्नल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। सिग्नल कंडीशनिंग के लिए वोल्टेज एम्पलीफायर लगाया, वोल्टेज एम्पलीफायर ने फिर इसको बाद में यहाँ पे सिग्नल खराब ना हो, डिस्टोरेट ना हो, इसलिए एंटी अलाइजिंग फिल्टर लगा दिया लो पास फिल्टर के रूप में। फिर लो पास फिल्टर ने क्या किया, अब अपने को डिजिटल सर्किट चाहिए तो डिजिटल सिग्नल चाहिए। डिजिटल में क्योंकि फ़ोन के अंदर डिजिटल लगा हुआ है तो उसके लिए डिस्क्रीट इन टाइम, डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड। तो डिस्क्रीट इन टाइम करने के लिए सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगाया यहाँ पे, एक्चुअल में ट्रैक एंड होल्ड नाम से जाना जाता है। डिस्क्रीट इन टाइम हो गया, अब डिस्क्रीट इन टाइम तो हो गया, अब डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड भी करना है तो क्वांटाइजर लगा दिया, फिर एनकोड कर दिया उसको एनकोडर ने। उसके बाद डीएसपी और माइक्रो प्रोसेसर ने उसको सिग्नल को 0-1 में एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक है। फिर बाद में वापस में लाउड स्पीकर में जाएगा तो वापस से एनालॉग होना है उसको, तो D2A कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेप फॉर्म में होगा सिग्नल, स्टेप फॉर्म में होगा यहाँ पे सिग्नल, तो ये यहाँ पे फिर बाद में अब ये है, अब इसको एनालॉग में करना है, तो ये तो एनालॉग नहीं है ना, तो एनालॉग में करना है तो लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि स्मूथ सिग्नल आए, स्मूथ सिग्नल आए, स्मूथ सिग्नल आए, ठीक है। फिर इसको बाद में पावर एम्पलीफायर में लगाना पड़ेगा, इसको बाद में पावर एम्पलीफायर में, क्योंकि जो आया है वो स्मॉल सिग्नल आया है तो पावर एम्पलीफायर, और बाद में लाउड स्पीकर। तो ये पूरा मैकेनिज्म है ना, ये जानना जरूरी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग दिस। आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। मज़े आ रहे हैं ना? देखो ऐसे चीज़ें समझते हैं तो मज़े आते हैं यार, पढ़ने में भी मज़े आते हैं, और मतलब आप आगे के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब एनालॉग को अपने कैसे पढ़ेंगे? देखो एनालॉग को जैसे मैंने सर्किट का सिलेबस डिस्कस किया आपके साथ में, आपको बताया ना सीक्वेंस वाइज स्टेप होता है हर चीज़ का, तो इसको भी पढ़ने का स्टेप है, इसको भी पढ़ने का। इसके लिए कुछ रिक्वायर नहीं है, मैं जैसे पढ़ाऊँगा बस वो ये, कोई पीछे का बैकग्राउंड रिक्वायर नहीं, बस सर्किट की 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है जो मैं यूज़ में लूँगा, बाकी आपको वो मैं शुरू में बता दूँगा क्या है, बाकी आपका कुछ नहीं करना है। जैसे पहला इसमें अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट करूँगा मैं, देखो जैसे डिजिटल सर्किट में आप बात करते हो, तो डिजिटल सर्किट में जब आप बात करते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बात करते हो, तो वहाँ पे आपका बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहता है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहता है? लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स से आप हर चीज़ बना लेते हो, तो फंडामेंटल क्या रहता है वहाँ पे? लॉजिक गेट्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में अल्टरनेटिव इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए जो मैं कहना क्या चाहता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, सर्किट नेटवर्क में बिल्डिंग ब्लॉक डिस्कस किया था मैंने शुरू में, तो ये चीज़ समझानी जरूरी है ताकि बच्चा समझे यार कि एक्चुअली ये क्यों कर रहे हैं अपने, पहले ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा ना, इस सब्जेक्ट को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आगे वाले लेक्चर से ऑप एम्प, क्योंकि इसमें तो सिलेबस ही डिस्कशन होगा वरना बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऑप एम्प से स्टार्ट करूँगा। ऑप एम्प को एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, एज ए बिल्डिंग ब्लॉक डिस्कस करूँगा मैं, वहाँ पे आइडियल ऑप एम्प होगा। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक क्या का है, मैंने मतलब क्या है, देखो आप वो बताता हूँ मैं आपको ना, ये पता तो होना चाहिए क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। अब लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट में आप एंड सर्किट बनाते हो, जैसे एग्जांपल ले लो एंड का, ठीक है। ये ए है, बी है, आउटपुट क्या रहता है? आउटपुट क्या रहता है एंड गेट का? ए डॉट बी, ये रहता है ना। अब जब ये दोनों इनपुट हाई होंगे, जब ये दोनों इनपुट हाई होंगे तो ये हाई होगा आउटपुट, आपको ये पता रहता है, और इस बेसिस पे आप सारे सर्किट्स बना लेते हो, इस बेसिस पे आप सारे सर्किट बना लेते हो। पर कभी आपने ये पता किया है कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कितने ट्रांजिस्टर है, कितने क्या है, कितनी क्या चीज़ें हैं? कभी आपने ये नोटिस किया इसके बिना ही आप डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट की हेल्प से ही आप सब कुछ कर रहे हो, इसके अंदर का नोट थोड़ी कर रहे हो। तो ये एंड गेट क्या काम कर रहा है यहाँ पे? एंड गेट बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। तो ऑप एम्प के अंदर का, ऑप एम्प का अंदर का डिस्कस नहीं करना, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप पे ऑप एम्प कैसे काम कर रहा है, एज ए एडर, एज ए सबट्रैक्टर, एज ए कंपेरेटर, एज ए स्कीमिक ट्रिगर, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने यहाँ शुरू में देखेंगे जब ऑप एम्प को आइडियल कंसिडर करेंगे अपने, ठीक है, जब ऑप एम्प को आइडियल कंसिडर करेंगे अपने, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं इसकी बात करूँ, ऑप एम्प पढ़ लिया। अब देखो आप ऑप एम्प है, अब ऑप एम्प है, ऑप एम्प के अंदर आपको पता है ऑप एम्प है, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसके अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं इसके अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर भी किस, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या रहता है? डायोड्स रहते हैं ना, ट्रांजिस्टर के अंदर भी डायोड्स रहते हैं। तो ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले अपने क्या पढ़ना चाहिए? अगर ऑप एम्प को पढ़ना है तो ऑप एम्प के अंदर क्या ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं ना, डायोड लगे रहते हैं। उसको पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना चाहिए? डायोड। फिर मैं स्टार्ट करूँगा डायोड, है ना। देखो सीक्वेंसली आपको चीज़ें समझ में आएगी एक एक चीज़। अब डायोड हो गया, डायोड के बाद में ट्रांजिस्टर समझ लेते हैं। तीसरा होगा आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर।
मैं TX से रिप्रेजेंट करूँगा ना, BJT देखेंगे अपने इसमें, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में चौथी चीज़ आप क्या देखोगे, आपको पता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अब एम्पलीफायर, अब देखो यार एनालॉग का मैंने क्या बताया आपको, एनालॉग है ना, एनालॉग में क्या है 80% एम्पलीफायर है, 80% एम्पलीफायर है और 20% फिल्टर है और बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ। तो एनालॉग में क्या रहेगा आपका, एनालॉग पढ़ने के लिए आपको 80% एम्पलीफायर है और 20% फिल्टर है। वहाँ पे बताया ना मैंने शुरू में, एम्पलीफायर और फिल्टर वाला ब्लॉक है वो पूरा एनालॉग सेक्शन है, बाद में डिजिटल का सेक्शन है। तो एम्पलीफायर और फिल्टर और कुछ लिटिल बिट समथिंग जैसे टाइमर वगैरह ये मैं बता दूंगा, ठीक है, टाइमर एटसेट्रा, ठीक है। तो यही अपने को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। डायोड के अंदर भी कुछ एप्लीकेशंस आएगी जैसे क्लिपर, क्लैंपर, ठीक है, एटसेट्रा, ये कुछ एप्लीकेशन आएगी इसमें। और कौन सी आपकी फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ें कैसे क्या काम होता है, सर्किट के अंदर क्या रोल है, एकदम अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बताऊं मैं। एनालॉग मेरा पर्सनली, जैसे बोलते हैं ना पर्सनली चीज़ें, तो एनालॉग मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है। बट जनरली ये लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, बट जैसा मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मेरे को बहुत आसान लगा ये, और मैं उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको भी आसान लगे, ठीक है। तो एनालॉग जैसे मैं चल रहा हूँ, बस मेरे साथ सीक्वेंसली आप समझते जाइए। पाँचवा है ना, पाँचवा, और वो बनाए रखते हैं कि एनालॉग तो ये है वो है, आप देखना एनालॉग क्या है, आप भूलोगे नहीं। एनालॉग आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एनालॉग। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अब ये सारी चीज़ देख ली इसके अंदर की, तो अब अंदर की चीज़ देख रहे हैं, तो फिर ओपैम्प की अपने अंदर की बात, बिल्डिंग ब्लॉक तो देख लिया अपनों, ओपैम्प रियल की बात कर लेंगे अपने, भाई रियल में क्या है। अब इसके अंदर में चीज़ें आ जाएगी जैसे स्ल्यू रेट, ठीक है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO, ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट IO, तो ये सारी चीज़ें, इनपुट बाइस करंट I बाइस, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आएगी ना इसकी रियल के अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, ठीक है। वो एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ मिसलेनियस सर्किट देख लेंगे आपने, मिसलेनियस, कौन कौन से फिल्टर्स, टाइमर्स, पावर सप्लाई, पावर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एटसेट्रा, फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर एटसेट्रा, ये मिसलेनियस। और जो लास्ट के अंदर जो टॉपिक आएगा ना, जो 6 टॉपिक होगा आपका, वो आपका होगा मॉसफेट। इम्पोर्टेंट यही है, बट FET और मॉसफेट दोनों, ठीक है, FET मॉसफेट। तो ये पूरा आपका सिलेबस जो मैं डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा एक एक वाइज। तो अपना पहला टॉपिक होगा ओपैम्प एज एन एम्पलीफायर। उससे पहले थोड़ा एम्पलीफायर का बेसिक्स जान लेंगे कि कितने एम्पलीफायर होते हैं, 4 होते हैं, वोल्टेज करंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने जान लेंगे। पर वो सारी चीज़ें जानकर फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ओपैम्प शुरू कर देंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। अब इसके अंदर ना 3 सर्किट की सिर्फ 3 बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। ये आपका सिलेबस है, आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको सर्किट की 3 बेसिक चीज़ें और बताता हूँ, फिर इसको कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, फिर अच्छे से ओपैम्प भी शुरू कर देंगे। सर्किट आपका चल ही रहा है तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सर्किट भी पढ़ा रहा हूँ, विष्णु सर आपको सेंसर ट्रांसड्यूसर पढ़ा रहे हैं, प्रदीप सर कंट्रोल पढ़ा रहे हैं, तो आपकी एक एक चीज़ आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म कर देंगे हम, है ना। चलो ठीक है, तो अब बस आप बनिए यार, हमारे साथ जुड़िए, एक बार देखिए चीज़ें, आपको क्वालिटी मिल रही है। आप ये मत सोचिए कि यार ये तो स्टूडेंट लोग हैं, ये क्या पढ़ाएंगे, ये नहीं, हम तो बस बड़े क्या बूढ़े बूढ़े लोग ही पढ़ा सकते हैं क्या। भैया नॉलेज तो कहीं से भी मिल सकती है ना, नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है, नॉलेज का कोई वो नहीं है, जिसको नॉलेज है वो पढ़ा सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शेयर कर रहे हैं, हम तो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं आप लोगों को, आप बस कंटेंट देखिए, आपको एक एक चीज़ मिल रही है, ठीक है। ये देखिए
ये आपका सिलेबस हो गया। अब मैं बोल रहा था कि भैया सर्किट की 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है इसके अंदर। ये यहाँ से चलो इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ। सर्किट की 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी? उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैं करूं वैसा वैसा मेरे साथ एनालॉग सीखना है, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्किट की मैं 3 चीज़ यूज़ लूँगा। एक तो पूरा ही मैं नोडल एनालिसिस पे काम करूँगा एनालॉग में ना। सर्किट थ्योरी की मैं 3 जो फॉर्मूले हैं आते हैं आपके, वो मैं यूज़ लूँगा, और वो बहुत ईजी है, आपको आते भी होंगे बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। बस देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये V1 लिया मैंने, ये V2 लिया। अब आप बता सकते हो वैसे यहाँ से करंट कितना जाएगा, यहाँ से करंट होगा उसकी वैल्यू बताओ। तो सर इधर से पॉजिटिव है, करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इस करंट की वैल्यू बताओ। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V1 माइनस V2 अपॉन R। ठीक है, अगर यही रेजिस्टेंस ऐसे होता, अगर यही रेजिस्टेंस आपका ऐसे होता, ये V3 होता, ये V4 होता, और करंट आपका इधर से इधर जाता, R है रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है I की? ये I की वैल्यू है ना, ये I है। तो इस I की जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, वो होती है आपकी V4 माइनस V3। हाई पोटेंशियल ये होगा ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है करंट, अपॉन में R। एक तो ये आपको याद रखना है, तरीका याद क्या रखना है, तो बेसिक नॉलेज है, बट फिर भी अगर आपने अभी सर्किट में अभी मैंने शुरू नहीं किया तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एक तो ये तरीका यूज़ लूँगा मैं। दूसरा इसमें क्या लूँगा? वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल और एनालॉग में आपको कुछ नहीं, जैसा मैं पढ़ाऊँगा बस वैसा ही। अब वोल्टेज डिवीजन रूल में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये मेरी वोल्टेज है VS, ठीक है, ये मेरी वोल्टेज होगी, ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, और यहाँ मैंने अर्थिंग कर दी, अब देखो, अब ये सीरीज़ में वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज़ में लगाऊंगा मैं ना, तो ये तभी सीरीज़ में होगा जहाँ पे यहाँ पे करंट 0 एम्पियर जाएगा, 0 एम्पियर जाएगा। अब वोल्टेज में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला निकालते हैं ना अपने, यहाँ की इस R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है मेरे को, तो कैसे निकलेगी? जो ओवरऑल वोल्टेज, सर्किट की वोल्टेज VS इंटू जो ये सेम रेजिस्टेंस जहाँ पे निकाल रहे हैं R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1, सीरीज़ के अंदर है ना, सीरीज़ में R1 प्लस R2। दूसरी ये चीज़ सिंपल है ना, दूसरी ये चीज़ यूज़ करूँगा मैं, और मैंने क्या बताया, मैं इसमें सिर्फ नोडल एनालिसिस लेके चलूँगा, नोडल एनालिसिस, ठीक है, नोडल एनालिसिस लेके चलूँगा। तीसरा मैं इसमें आपको क्या बताऊँगा, तीसरा यही सेम ही वोल्टेज डिवीजन रूल जैसा ही है, बस यहाँ पे अर्थिंग नहीं की, ये V1 ले लिया मैंने, ये V2 ले लिया, ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया। अब मेरे को यहाँ की वोल्टेज बतानी है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है ना, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा आगे ये सारी चीज़ें ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बस रिमेंबर रखना है। तो ये जो वोल्टेज होगी तो V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस, अब ये V1 के थ्रू इस R2 में V1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस आपको ये 3 चीज़ें ही देखनी है, ये आपको 3 चीज़ें ही याद रखनी है अगर मैं यहाँ की वोल्टेज निकालूँ। बाकी मैं पूरा का पूरा एनालॉग में आपको इसका कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ये तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है? पॉज करके नोट कर लेना ना, लंबा हो जाएगा वरना वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया। तो देखो मेरा क्या बताना है लास्ट के अंदर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो पैरेलली ये चीज़ें शुरू की गई है ना, तो आप लोगों के बेनिफिशियल के लिए। तो आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर्किट में बोल रहा हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। हम आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना करें, है ना। तो आप लोग बस देखिए, कंटेंट देखिए, फिर जज करना
एज देख के, स्टूडेंट देख के, ये सब चीज़ें देख के जज मत करना। बस ये देखना आपको कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो आई होप आप पहले के लेक्चर्स भी सर्किट के हुए, सेंसर के हुए, कंट्रोल के हुए आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे को पता है वो लोग बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो आप निश्चित रूप से बेधड़क तैयारी कीजिए हमारे साथ। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, टेस्ट सीरीज देना, सब चीज़ देना, पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे हम थोड़े दिनों में आपको, जब हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना क्वेश्चंस की। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। I'm get it with you. Okay, have a good day. Thank you.